22 सितंबर 2021 असम सरकार ने करीब 2500 गैंडों के सींगों को जला दिया। इन्हें 1969 से अवैध वन्यजीव कारोबार के तहत जब्त किया गया था। दूसरे वन्य जीवों के साथ साथ गैंडों को भी शिकार और अवैध व्यापार से संरक्षण हासिल है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और साइटीज यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के तहत सख्त कानून और अंतरराष्ट्रीय समझौता होने के बावजूद वन्य जीवों की तस्करी चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले सालों के वन्य जीवों की जब्ती की रिपोर्ट से यह पता चला है कि पूरे भारत में यह अवैध व्यापार बहुत बड़े स्तर पर जारी है। पिछले 2 साल के आंकड़ों से पता चला है कि सिर्फ मीडिया में ही हर हफ्ते लगभग 12 जब्तियों की खबर मिलती है। इन जब्तियों में लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं, गैंडों से लेकर तितलियों तक। जाहिर है असली मात्रा तो इससे कहीं ज्यादा होगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग हमारी सह प्रजातियों के अवैध शिकार और तस्करी में लगे रहते हैं? वन्य जीवों की तस्करी कई कारणों से होती है और इसकी वजह हर प्रजाति के लिए अलग है। हाथी और गैंडे अपने शारीरिक अंगों के लिए मारे जाते हैं। इनमें उनके सींग और दांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ऊंचे दाम मिलते हैं। इसके अलावा जानवरों को पालतू रखने का भी कारोबार होता है और इसमें कछुए, पक्षी और छिपकली तक की बिक्री होती है। काले जादू और अंधविश्वास से जुड़े कारणों से उल्लुओं का भी कारोबार होता है। तितलियों और मकोड़ों का संग्रह भी किया जाता है और अलग अलग प्रजातियों के खरीदार, उनकी मांग और उनके नेटवर्क को चलाने के तौर तरीके एकदम अलग अलग होते हैं। हम अब भी इस पेचीदा कारोबार को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कारोबार विविध और गुप्त है, जिसके कारण ये बदलता रहता है और इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। चाहे देश के लोगों की होने वाली आमदनी हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मोटा मुनाफा, अवैध व्यापार इतने बड़े फायदे का सौदा है कि इसका नेटवर्क राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ कर फैला हुआ है। अलग अलग वन्यजीव अलग अलग मात्रा में जब्त होते हैं। पश्चिम बंगाल वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त ऑपरेशन में हमने देखा कि जब्ती की एक ही कार्रवाई में 1600 तक कछुए जब्त किए गए, जो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, गैंजेटिक सॉफ्टशेल टर्टल, पीकॉक सॉफ्टशेल, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्टशेल टर्टल जैसे कछुओं का ज्यादातर कारोबार इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका मांस खाया जाता है। दूसरी तरफ अगर टोर्टोइजिस की बात करें तो इंडियन स्टार टोर्टोइजिस का कारोबार इनको पालतू रखने के लिए किया जाता है, जिसकी मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। अवैध वन्यजीव कारोबार हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए जिस तरह खतरा बन रहा है, हम उसे पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं। अतीत में अवैध शिकार के कारण भारत में बाघ जैसे करिश्माई जानवर की आबादी भी संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर विलुप्त हो गई थी। लोग बाघ के शारीरिक अंगों को काफी अहमियत देते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। भारत में उसके नाखूनों, खाल, मूंछों और हड्डियों की तस्करी होती है। मिसाल के लिए काफी लोग भारत में बाघ के नाखून को रखना चाहते हैं, इसलिए हमारे देश में भी बाघ के नाखून की काफी ज्यादा मांग है। लोगों को लगता है कि इससे समृद्धि मिलती है, ये ताकत का प्रतीक है और इससे पहनना रुतबा भी दर्शाता है।
लेकिन उन जीवों की आबादियों का क्या जिनकी हम निगरानी नहीं कर सकते, जैसे कि पैंगोलिन। जंगल में पैंगोलिन प्रजाति के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। वजह यह है कि ये रात में निकलने वाले शर्मीले जानवर हैं। पर हमें पता चला कि शिकारियों के लिए पैंगोलिन को पकड़ना कहीं ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लोगों को बस पहले उनके बिल की पहचान करनी होती है और फिर वो उन्हें वहां से निकाल लेते हैं। वो बस इस जानवर के बिल से निकलने या उसके अंदर जाने का इंतजार करते हैं और तब वो इसे पकड़ लेते हैं। ये जीव हमला नहीं करता है और न खुद को बचाने की कोशिश करता है। हमला होने पर ये बस गेंद जैसा आकार बनाकर वहीं पड़ा रहता है। पैंगोलिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में आता है, जिसका मतलब है कि इन्हें भी बाघ, गैंडे और हाथियों जैसा संरक्षण हासिल है। यानी पैंगोलिन का शिकार या कारोबार करना एक अपराध है। दुख की बात है कि अवैध वन्य जीव कारोबार के कारण पैंगोलिन सबसे ज्यादा खतरे में है। साथ ही पैंगोलिन के साथ कई मिथक भी जुड़े हुए हैं और यही इसके व्यापक शिकार और कारोबार की मुख्य वजह है। भारत में पैंगोलिन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह है इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन। हमने 2017 से 2019 के बीच जो स्टडी की थी, उसके मुताबिक ईस्टर्न घाट्स में पैंगोलिन की संख्या बहुत तेजी से घटी है। बाकी दुनिया में भी यही हाल है। वहाँ भी ये जीव बेहद कम हो गए हैं और इसकी प्राथमिक वजह है शिकार और अवैध व्यापार। वन्य जीवों की तस्करी के साथ एक और चुनौती भी जुड़ी हुई है। ये है इसका ऑनलाइन विकसित होना। इंटरनेट की वजह से ऐसे नए रास्ते खुल गए हैं जो अवैध वन्य जीव व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए प्राइवेट मैसेजिंग एप्स, यहां तक कि सार्वजनिक वेबसाइट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 24/7 कनेक्टिविटी और सूचना के फौरन ट्रांसफर होने के कारण चुनौतियां और बढ़ गई हैं। पालतू जीवों, संग्रह योग्य जीवों, जंगली मांस, पारंपरिक औषधियों, यहां तक कि काले जादू की मांग भी ऑनलाइन बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया की रफ्तार और ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रेड की अदृश्यता से वन्य जीव व्यापार निगरानी, पता लगाने और इसकी रोकथाम करने की चुनौतियां और गंभीर हो गई हैं। वन्य जीवों की ऑनलाइन बिक्री का पता लगाना तो मुश्किल होता ही है। साथ ही हमें अक्सर कुछ ऐसे खास हॉटस्पॉट भी मिलते हैं जहां ये व्यापार बार बार होने की खबरें मिलती हैं। इनमें से कुछ हैं स्थानीय बाजार, जो अक्सर छिपे रहते हैं, जहां वन्य जीवों को खाने के लिए या काले जादू और अंधविश्वासों में इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है। कुछ हॉटस्पॉट ऐसे होते हैं जो देशों की सीमाओं के आर पार ट्रांजिट पॉइंट का रोल निभाते हैं वन्य जीव तस्करी के लिए। इसके अलावा अभी हमें बहुत कुछ जानना है इस ऑनलाइन बिक्री के बारे में। अवैध वन्य जीव कारोबार और दूसरे अवैध नियमबद्ध व्यापार के बीच मिली भगत है, जैसे कि हथियारों की तस्करी, जो खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास होती है। अवैध वन्य जीव तस्करी के कारण जूनोटिक बीमारियों के ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे महामारियां फैल सकती हैं, जो कई तरीकों से मानव समाज की स्थिरता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। कोविड-19 के संपर्क में पहला इंसान कहां आया, अगर ये बात भुला भी दें, तो भी ये साफ है कि उसे ये रोग जंगली जीवों से ही लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध वन्य जीव व्यापार बहुत बड़े स्तर पर चलता है, जिसका एक पेचीदा और गैर कानूनी तस्करी नेटवर्क है, जो जीवों की हत्या, उनके परिवहन और बिक्री में सुविधा प्रदान करता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? हालांकि भारत में बहुत सख्त कानून है, पर इन्हें अमल में लाना इतना आसान नहीं रहा है। मिसाल के लिए सिर्फ इनका पता लगाने भर के लिए ही सुनसान इलाकों में जाना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं होता। और अगर जंगल या बाजारों में इनका पता चल भी जाए, तब भी इन अपराधों की जांच करके उन अपराधियों पर अदालत में मुकदमा चलाना होता है। इसके लिए बहुत खास तरह की ट्रेनिंग चाहिए। अब पहले से कहीं ज्यादा अधिकारियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है और अदालतें भी वन्य जीव मामलों में काफी दिलचस्पी लेने लगी हैं। पर हमारे सामने अब भी काफी चुनौतियां हैं और हमें सिर्फ अपराधियों को सजा दिलाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसे समाधान ढूंढने चाहिए जो सिर्फ कानून के अमल तक ही सीमित न हो। हमें इनकी रोकथाम के बारे में भी सोचना चाहिए। वेब ऑफ लाइफ है जो
विशेषज्ञ अब लोगों के बर्ताव को बदलने और अपराध रोकने की आधुनिक तकनीकों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि अवैध वन्य जीव कारोबार को रोकने संबंधी समाधान निकाले जा सकें। कानूनों पर अमल के अलावा देश के नागरिक भारत के वनों, गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले अवैध वन्य जीव कारोबार से जुड़े हॉटस्पॉट्स में बसने वाले लोग इस समस्या को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। पर अवैध वन्य जीव कारोबार किस तरह नागरिकों को प्रभावित करता है, लोगों को इसकी अहमियत का पता होना चाहिए। टर्टल और टॉर्टोइस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धर्म का एक अभिन्न अंग है। एल्गे और मृत पदार्थ को खाकर वे जैविक पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हम अभी भी टर्टल और टॉर्टोइस द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कछुए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जैसे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के विश्वसनीय संकेतक हैं। टर्टल और टॉर्टोइस को पारिस्थितिक तंत्र के इंजीनियर के रूप में माना जा सकता है। हम आशा करते हैं कि मीठे पानी के टर्टल और टॉर्टोइस पर ध्यान केंद्रित करके सकारात्मक मानव वन्य जीव पर्यावरण अतः क्रिया बनाए रखेंगे और मीठे पानी के पर्यावासों और सभी प्रजातियों के संरक्षण में सुधार करेंगे। सी क्यूकम्बर्स, शार्क्स, सी हॉर्सेस और सी फैन्स जैसी समुद्री प्रजातियों के अवैध व्यापार में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई है और ये गंभीर चिंता की बात है। अवैध वन्य जीव व्यापार से जुड़ी जानी पहचानी प्रजातियों के अलावा ऐसी जंगली प्रजातियां भी हैं जो इस व्यापार के कारण खत्म हो सकती हैं, इससे पहले कि हमें उनके होने का पता चल पाए। अवैध वन्य जीव व्यापार के साथ जो कम जानी पहचानी प्रजातियां जुड़ी हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। शुरुआत करते हैं मकड़ियों से। वेस्टर्न घाट में मिलने वाली तरंतुला ऐसी ही एक प्रजाति है और अवैध वन्य जीव व्यापार में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। इस अवैध व्यापार से जुड़ी और भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनका पता हमें हर दिन चलता रहता है। उनमें कई छिपकलियां भी हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व भारत की टोके गैको, गोल्डन गैको। इसके अलावा और भी कई प्रजातियां हैं। सांप प्रजाति में सबसे ज्यादा तस्करी होती है सैंड बोआ की। अवैध वन्य जीव व्यापार के सिलसिले में इसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की जा रही है। इसके अलावा पिट वाइपर और पाइथन भी इस लंबी लिस्ट में शामिल हैं। हम अब भी इस कारोबार के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कि इन प्रजातियों का व्यापार कैसे होता है। इनके अलावा कुछ और प्रजातियां भी इस व्यवसाय से जुड़ी हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज, डैमसेल फ्लाइज और तितलियां। भारत में खूबसूरत तितलियों की बहुत सी प्रजातियां मिलती हैं जो बहुत ही सुंदर होती हैं और संग्रहकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि भूटान ग्लोरी अवैध व्यापार की शिकार ऐसी ज्यादातर प्रजातियां उत्तर पूर्व भारत और वेस्टर्न घाट से हैं। हमें नहीं मालूम कि इन प्रजातियों पर अवैध वन्य जीव कारोबार का क्या असर पड़ता है, पर हम ये जरूर जानते हैं कि इसका बहुत सारी प्रजातियों पर असर पड़ता है और खासकर उनके पारिस्थितिकी तंत्र में इससे गिरावट आती है और ये गंभीर चिंता की बात है। कई सालों से सरकारों और गैर सरकारी एजेंसियों ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया का काउंटर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग प्रोग्राम एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है और सरकार के अधिकारियों को सूचना, कौशलता, टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञों का सहयोग प्रदान करता है, जिसकी जरूरत भारत में वन्य जीवों से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए पड़ती है। यह अधिकार प्राप्त एजेंसियों की मदद करता है ताकि वो वन्य जीव तस्करी करने वालों को रोक सकें, उनका पता लगाकर उनकी पहचान कर सकें, उनसे पूछताछ करें, उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दिला सकें। अवैध वन्य जीव कारोबार बहुत ही पेचीदा है। पूरी दुनिया में इसका एक नियमबद्ध नेटवर्क है, तो इसका मुकाबला करने और इसे खत्म करने के लिए बहुक्षेत्रीय और अंतर विषयी संगठित समाधानों और सहयोग आधारित कार्रवाई की जरूरत है। इस काम में मीडिया की एक अहम भूमिका है।
प्रजातियों के संरक्षण और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने में समाज की भूमिका सबसे अहम और सहायक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने इलाके में मौजूद प्रजातियों और शिकारियों को भी बखूबी जानते हैं। शिकार के पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लोग जागरूकता की कमी के कारण शिकार करते हैं। उन्हें प्रजातियों के महत्व की जानकारी नहीं होती। कुछ को परिणामों के बारे में पता होता है, पर वो इसे आमदनी का जरिया मानते हैं। पर समुदाय के स्तर पर अगर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, तो ये लोग इन प्रजातियों के महत्व को समझ पाएंगे और संरक्षण की दिशा में काम करेंगे। बच्चे हमारा भविष्य है। मैंने बच्चों को अरुणाचल प्रदेश में चिड़िया देखने जाते हुए देखा है और फिर वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि वो खुराक या व्यापार के लिए बारबेट्स का शिकार ना करें, क्योंकि बाइनाकुलर से देखने पर ये बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चों में अपने माता पिता और वयस्कों को समझने की शक्ति होती है। हमारा क्योंकि इतना बड़ा समाज है, तो हमें इस महत्वपूर्ण पहलू को समझना चाहिए। दूसरा अहम पहलू है जागरूकता। भारत में अवैध वन्य जीव व्यापार रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। जागरूकता से प्रजातियों के प्रति प्रशंसा का भाव उपजता है, खासकर कम जानी पहचानी प्रजातियों के प्रति, और उससे शुरू होती है कार्रवाई। इसलिए हमारे लिए अवैध वन्य जीव कारोबार और भारत पर उसके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा कम जानी पहचानी प्रजातियों के महत्व को समझना और इस गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार का उन पर असर। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, हमारी जैव विविधता में हर सांप की भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी गैंडे, बाघ या हाथी की। और जिन प्रजातियों को बचाया जाना है उनके लिए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। हम जैव विविधता के संरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं।